Hello my dear students, welcome back in physics class. The topic transfer of heat is going on. You have already been discussed about three modes of transfer of heat, that is conduction, convection and radiation. We will discuss deeply about thermal conduction. What is thermal conduction? इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मल कंडक्शन क्या होता है और थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है. ओके, तो थर्मल कंडक्शन से क्या मतलब है? थर्मल कंडक्शन सिंपली किसी सॉलिड बॉडी में या कोई सॉलिड रॉड है, कोई मेटलिक रॉड है, तो जब हम देखते हैं कि वन एंड को हीट करते हैं, सोर्स ऑफ हीट में रखते हैं, तो धीरे धीरे दूसरा एंड भी क्या होता है, हॉट हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस रॉड में हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड में हो रहा है. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? थर्मल कंडक्शन कहेंगे. तो बात एक्चुअली थर्मल कंडक्शन है क्या? तो अ प्रोसेस इन विच heat is transferred from one part of a body to another at a lower temperature through molecular collision without any actual flow of matter. My dear students, होता क्या है थर्मल कंडक्शन? होता क्या है, जैसे अगर हम सपोज करें कि ये क्या है, एक मेटलिक रॉड हो, इसको हम इधर से क्या करें, गर्म करें, हीट करें. तो अब क्या है कि इस जो मेटलिक रॉड है, कंडक्टर है, तो ये जो इसका मटेरियल है वो क्या है, डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, एटम से मिलकर के बने हुए हैं, पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं. तो जब यहाँ से फर्स्ट एंड को जब सोर्स ऑफ हीट में रखा जाता है, या ऐसा कहिए कि जब फर्स्ट एंड का जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये हाई टेम्परेचर पे हो और ये लोअर टेम्परेचर पे हो, तो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है. तो होता क्या है, कंडक्शन के दौरान क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर जो पार्ट है, एंड है, उसके तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या है, उनको हीट सप्लाई होता है, हीट वो ऑब्टेन करते हैं, और फिर उसके बाद से जो अपने पास वाला जो एटम या पार्टिकल्स है उसको हैंड ओवर कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है हीट, फिर वो नेक्स्ट को करता है और वो नेक्स्ट को करता है, और एंड सो ऑन. इसी तरह से ये हीट का ट्रांसफ़र एक एंड से दूसरे एंड तक हो जाता है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या जो हीट यहाँ से इस एंड पर दिया जा रहा है, इस को, तो क्या ये टोटल हीट जो भी ये ऑब्टेन कर रहा है, ये क्या इसको ट्रांसफर कर देता है, यहाँ तक ट्रांसफर कर देता है? तो ऐसा नहीं है. देखिए, जो भी हीट यहाँ पर अगर सोर्स ऑफ हीट है, तो यहाँ से जो भी हीट एनर्जी मिल रही है इस एंड को, तो कुछ पार्ट क्या है, कुछ पार्ट, जैसे यहाँ देखिए ये क्रॉस सेक्शन बन रहा है, इसी तरह से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक तमाम बहुत सारे क्रॉस सेक्शन ऐसे क्या होंगे, बनते जाएंगे. ठीक है, तो क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शन को, जो कि हॉट फेस है, इसको जो हीट एनर्जी मिली, तो ये क्या करता है कि कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ इट, whatever is obtained by first cross section, that is first surface, is transferred to the next cross section, and some other part of heat is dissipated or transferred from the side
टू एटमोस्फियर इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके, क्यों? क्योंकि अब देखिए जो हीट यहां से मिला तो कुछ तो इस क्रॉस सेक्शन के द्वारा नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कुछ उसका पार्ट, और कुछ पार्ट हीट का ये बाहर जो है साइड से क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी एटमॉस्फेयर को, और वो भी किसके द्वारा, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, और अब यहाँ पर और जो कुछ बचा हुआ जो पार्ट होगा हीट का, वो इस जो ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन में जो भी पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है यहाँ से फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया को के पार्टिकल्स को जो हीट प्रोवाइड हो रहा है वो हीट तीन तरह से यूटिलाइज हो रहा है। पहला क्या कि कुछ पार्ट ऑफ इट आगे की तरफ नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को ट्रांसफर हो जा रहा है, नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर हो जा रहा है, और कुछ पार्ट हीट का साइड से डिसिपेट हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है एटमॉस्फेयर को, वैक्यूम को, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ हीट है वो क्या हो रहा है, वो यूटिलाइज हो रहा है अपने जो ये पार्टिकल्स हैं इनका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे ये हीट जो है ट्रांसफर होता जाता है नेक्स्ट पार्टिकल्स को। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि इनका टेम्परेचर अब धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल, अब यहाँ पर बात आ रही है वेरिएबल स्टेट की और स्टेडी स्टेट की, कि वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट क्या है। तो वेरिएबल देखिए यहाँ पर जो ये रॉड है इसको हम क्या मान सकते हैं कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से बना हुआ मिलकर के माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हॉट एंड है और इधर क्या है, कोल्ड एंड है। तो हीट का जो ट्रांसफर होगा वो हायर टेम्परेचर एंड से लोअर टेम्परेचर एंड की तरफ होगा, जो कि मैंने यहाँ पर ये डायरेक्शन दिखाया हुआ हीट के ट्रांसफर का। ओके, अब यहाँ पर देखिए दो क्रॉस सेक्शन हमने माना हुआ ये और ये, जिसका टेम्परेचर T1 माना है और दूसरे का टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पर ये कंसीडर करें कि T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट का क्या होगा, हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा, यानी कि हीट का जो फ्लो होगा वो ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब इन दोनों जो क्रॉस सेक्शन है या सरफेस जो बन रहा है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x हमने कंसीडर किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अब समझने वाली बात है कि वेरिएबल स्टेट से मतलब क्या है। वेरिएबल अगर हम यहाँ पर क्या है, कोई भी क्रॉस सेक्शन अगर हम कंसीडर करें तो वो क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे पार्टिकल्स, मेनी ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, और उन सभी पार्टिकल्स का, उन सभी पॉइंट्स का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तब उस केस को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल स्टेट कहेंगे। ठीक है, ओके, लेकिन अब बात हो रही है कि स्टेडी स्टेट क्या है। तो स्टेडी स्टेट से मतलब है कि द स्टेट ऑफ रॉड when temperature of every cross section of the rod becomes constant and there is no further absorption of it in any part is called steady state। मतलब कि अब क्या हो कि जब हम इसको हीट लगातार सप्लाई करते रहे तो तीन तरह से इसका हीट यूटिलाइजेशन होता रहे। कुछ पार्ट क्या हो, एब्जॉर्ब कर लिया जाए, कुछ जो है साइड से जो है डिसिपेट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए एटमॉस्फेयर को, और कुछ पार्ट जो है आगे नेक्स्ट को हैंड ओवर हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर समझने की बात है कि अगर हम किसी जैसे इंसुलेटिंग पैड के द्वारा इसको हम क्या कर दें, कवर कर दें, यहाँ से साइड से क्या कर दें, इसको इंसुलेटर से कवर कर दें, मतलब कि ये जो रॉड है, मेटलिक रॉड है, इसके कनेक्शन को हम डिसकनेक्ट कर दें एटमॉस्फेयर से, तो जो साइड से जो हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा, उससे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हीट दो ही तरह से यूटिलाइज होगा। क्या, पहला अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने में पार्टिकल्स के, और जो हीट है एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक या वन एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने में यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो अब स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डिफरेंट जो ये क्रॉस सेक्शन बन रहे हैं, ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर पहला ये क्रॉस सेक्शन ले, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन ले, तो फर्स्ट क्रॉस सेक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं या पार्टिकल्स हैं उन सब का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से अगर हम अनदर ये क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो इन सबके जो पॉइंट्स या पार्टिकल्स हैं इनका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। भले इस क्रॉस सेक्शन के और इस क्रॉस सेक्शन के पार्टिकल्स के टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इस क्रॉस सेक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं इनका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्टेडी स्टेट में, ठीक है। और स्टेडी स्टेट में फिर क्या होता है कि टेम्परेचर जो है क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, जितना एब्जॉर्ब किया जाना होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो हीट जाता कहाँ है, तो हीट जो है ट्रांसफर होता है नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन को। ओके, तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। तो स्टेडी स्टेट में क्या होना चाहिए कि टेम्परेचर ऑफ every cross section of the rod becomes constant and there is no further absorption of heat in any part is called steady state. Okay, तो steady state के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, ड्यूरिंग ए स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर्स ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड आर डिफरेंट but the temperature of each part remains constant. Okay, every transverse section of the rod is an isothermal surface. हर एक जो क्रॉस सेक्शन होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है रॉड का, वो क्या होता है, वो जैसे यहाँ पर हम देखें ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये क्या होगा, आइसोथर्मल सरफेस होगा। मतलब यहाँ के जितने भी पॉइंट्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे यहाँ के, वो क्या होगा, उनका टेम्परेचर सेम होगा। द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द हॉट एंड। जब हम स्टेडी एट में हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। द क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट। ओके, जो हीट फ्लो होता है पर सेकेंड किसी भी क्रॉस सेक्शन से, वो क्या होता है, वो स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट होता है। मतलब कि जब ये रॉड क्या है, स्टेडी स्टेट ऑफ हीट में अगर पहुंच जाता है, स्टेडी स्टेट ऑफ थर्मल कंडक्शन में पहुंच जाता है, तो जो हीट का फ्लो होगा, चाहे इस सरफेस से हो या इस सरफेस से हो, हमेशा उस समय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, कांस्टेंट होगा माय डियर। What is temperature gradient? Temperature gradient, rate of change in temperature with respect to distance is called temperature gradient. My dear students, आप यहाँ देख रहे हो कि ये जो रॉड है, तो ये क्या है, ये इसका हॉट एंड है और ये क्या है, कोल्ड एंड है। यहाँ पर जो हमने ये सरफेस माना हुआ है, इसका टेम्परेचर T1 माना हुआ है, और ये सरफेस सेकेंड सरफेस है, इसको T2 माना हुआ है। यहाँ पर हमने ये भी कंसीडर किया हुआ है कि टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों जो सरफेस है आइसोथर्मल सरफेस, इनके बीच में एक टेम्परेचर का डिफरेंस है। वो जो डिफरेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से जैसे एक आइसोथर्मल सरफेस से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर का क्या होता है, डिफरेंस आता जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो जो रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जो दो सरफेस हमने कंसीडर किया, इसका टेम्परेचर T1 और दूसरे का टेम्परेचर T2 कंसीडर किया, दोनों सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, T1 माइनस T2, और जब हम चेंज इन टेम्परेचर को इस डिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस which is temperature gradient. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो इसके लिए पहले थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए
हमने कंसिडर किया कि एक यहाँ पर क्यूबाइडल सॉलिड बॉडी है, ओके, जिसका ये फर्स्ट फेस है और इसका टेम्परेचर T1 माना हुआ है, और ये सेकेंड फेस है जिसका टेम्परेचर हमने T2 कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, ओके। मतलब कि जो फर्स्ट फेस है इस क्यूबाइडल सॉलिड बॉडी का वो हाई टेम्परेचर पे है और ये सेकेंड फेस लोअर टेम्परेचर पे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हीट का फ्लो होगा वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हीट के फ्लो का डायरेक्शन हम शो कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया कि ये जो इसका फेस है, हॉट फेस या कोल्ड फेस, इसका जो एरिया है वो ए है, ठीक है। और दोनों हॉट फेस है और कोल्ड फेस है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने x कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे फेस है और दूसरा ये लोअर टेम्परेचर पे है। तो जो हीट का फ्लो होगा वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होगा। तो हमने कंसीडर कर लिया कि ये जो है स्टेडी स्टेट में है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेडी स्टेट में है। तो स्टेडी स्टेट में जो अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर एंड टू लोअर एंड, दैट इज Q, ओके। तो ये जो Q जो है, अमाउंट ऑफ हीट विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है कि ये जो फैक्टर्स है जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फेस, ठीक है। तो ये है कि जो अमाउंट ऑफ हीट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ओके। और दूसरा ये देखा जाता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग हो रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, तो वो डिपेंड करता है दोनों सरफेसेस के, मतलब कि हॉट सरफेस और कोल्ड सरफेस के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर दोनों सरफेस के बीच में जितना ही ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, अमाउंट ऑफ हीट फ्लो उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब टेम्परेचर डिफरेंस जितना ही कम होगा उतना ही हीट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T1 माइनस T2, ठीक है। अब देखिए कि जो दोनों सरफेसेस हमने कंसीडर किया हुआ है जिनके टेम्परेचर्स T1 और T2 है, ये हॉट एंड है और ये क्या है, कोल्ड सरफेस है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है x, तो यहाँ से हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस तक हीट को ट्रांसफर होने के लिए जो हीट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है दोनों सरफेस के बीच में, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब दोनों एंड के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में जितनी ही ज़्यादा गैपिंग होगी, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग उतनी ही कम होगा। और जब गैपिंग या स्पेस जितना ही कम होगा तो अमाउंट ऑफ हीट जो पास होने वाला होगा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर या हॉट सरफेस से लोअर कोल्ड सरफेस की ओर वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन हॉट सरफेस एंड कोल्ड सरफेस। एंड एक और फैक्टर है कि हम जितने ही ज़्यादा देर तक हीट सप्लाई करते रहेंगे हॉट सरफेस को, ठीक है, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होगी जो पास हो रही है, फ्लो कर रही है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग जो है हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की ओर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 4 फैक्टर्स हैं जो अमाउंट ऑफ हीट विच इज पासिंग फ्रॉम हॉट सरफेस टू कोल्ड सरफेस उसको ये इफेक्ट करते हैं। ऑन कंबाइनिंग ऑल द 4 इक्वेशंस, ओके, Q is amount of heat flow which is from higher end to lower end, that is Q
Q is directly proportional to A, okay, change in temperature, that is T1 minus T2, and time T, and inversely, which is amount of heat Q is inversely proportional to distance between hot end and cold end, okay, to X, okay. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया के से। के क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो ये आ गया Q इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 T ओवर X। अब ये जो K है यहाँ पर, ये K है क्या? व्हाट इज K? K क्या है? ये होता है हर एक, इसे हम कहते हैं, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये के कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिटरमाइन करता है हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी इसकी वैल्यू, और ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, मतलब कौन से मटेरियल जो है अपने अंदर से हीट को फ्लो कर सकता है, पास होने देगा आसानी से, और कौन अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जो के की वैल्यू देखें तो सभी मटेरियल्स के लिए क्या है, अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो पहले कुछ बातें हम इसमें अभी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने से पहले हम सपोज करते हैं कि ऐसा हो कि अगर जिस जो सॉलिड बॉडी है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, ओके, और चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो, वो भी यूनिट हो, ठीक है, और टी जो टाइम जो हम ले रहे हैं जब तक हीट फ्लो हो रहा है वो भी क्या हो, यूनिट हो, और इन दोनों के बीच में, दोनों जो सरफेसेस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर देखा जाता है कि Q इक्वल टू क्या होगा, K के बराबर होगा। मतलब कि स्टेडी स्टेट में जब ये सभी फैक्टर्स क्या हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो, चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस यूनिट हो, टाइम यूनिट हो, और दोनों सरफेसेस के बीच में जो गैपिंग हो, स्पेस हो, वो भी यूनिट हो, तो जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो है वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट that flows per unit time through a unit cube of material when its opposite faces are kept at temperature difference of 1 degree. Okay my dear students, अब हम बात करते हैं इसका जो यूनिट क्या होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर SI यूनिट ऑफ K दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का बात करते हैं। तो इस फार्मूले से जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी, QX अपॉन AT1 माइनस T2 इंटू T। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर Q है, Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है, तो हीट का जो यूनिट होता है जूल होता है, डिस्टेंस का मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, चेंज इन टेम्परेचर दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन होगा, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो वास्तव में जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है उसका यूनिट जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होगा, और ये जूल पर सेकेंड क्या कहलाता है, वाट कहलाते हैं। तो वाट पर मीटर पर केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने देखा कि SI यूनिट ऑफ
coefficient of thermal conductivity is watt per meter per Kelvin or joule per second per meter per Kelvin. But what is CGS unit of coefficient of thermal conductivity? CGS unit of coefficient of thermal conductivity is calorie per second per centimeter per degree Celsius. अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स डायमेंशन ऑफ की, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। तो यहाँ पर देखिए जो Q है जो कि हीट होता है, हीट का mL/T-T होता है, और ये X है, X का डायमेंशन, X क्या है, डिस्टेंस ही तो है, तो लेंथ होगा, और एरिया का L2, और टेम्परेचर डिफरेंस K, और टाइम का डायमेंशन T होता है। तो अल्टीमेटली फाइनली द डायमेंशन ऑफ coefficient of thermal conductivity K is mL/T-3 K-1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था थर्मल कंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का SI यूनिट और डायमेंशन, ओके, और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके हमारी डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई मटेरियल जिसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है तब क्या होगा, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू उस मटेरियल के लिए कम हो तब क्या होगा। ओके, थैंक्स।